बच्चों आज हम लोग 2018 ईस्वी में पूछे गए ITI के सामान्य ज्ञान प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है झूलन गोस्वामी, और झूलन गोस्वामी से जुड़ा हुआ प्रश्न हम लोग पीछे क्लास में ही पढ़े थे। तो बताइए कि झूलन गोस्वामी से संबंधित क्या प्रश्न पढ़े थे आप? बिल्कुल, झूलन गोस्वामी जो है वह किन से संबंधित है? किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे। झूलन गोस्वामी का विश्व रिकॉर्ड इससे संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि झूलन गोस्वामी नाम का जो व्यक्ति है पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया है। क्या बनाया है? पूरे विश्व में जो रिकॉर्ड बनाया है वो मतलब किस क्षेत्र विकेट मतलब रिकॉर्ड बनाया है। जैसे आप वीरेंद्र सहवाग के बारे में पढ़े होंगे, सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़े होंगे। तो बताइए कि वीरेंद्र सहवाग जो है फेमस जो हुआ थे वो किस बात को लेकर के? पता है आप लोग को? अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, 6 बॉल पर 6 छक्का लगाए थे, इसलिए वीरेंद्र सहवाग जो है प्रसिद्ध हुए थे। ठीक उसी तरह से सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोगों को पता है कि उनको मास्टर ब्लास्टर क्यों कहा गया? बताइए। देखिए, उनको मास्टर ब्लास्टर इसलिए कहा गया क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है ना, जैसे बहुत सारे प्लेयर को गांव घर में देखते होंगे या आप कहीं भी अपने क्षेत्र में जब अपने टोलियों के साथ आप खेलते हैं तो उस समय देखते हैं या तो कोई आपको बॉलिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं या तो कोई बैटिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो फील्डिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं। मतलब कोई भी पार्टिकुलर एक क्षेत्र में या 2 क्षेत्र में वो फेमस होते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर में क्या था कि वह आप उनको कोई भी काम दे दीजिए, बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए या फील्डिंग करने के लिए, क्रिकेट से संबंधित किसी भी काम में वो एक्सपर्ट थे। इसलिए उनको क्या कहा गया? मास्टर ब्लास्टर। क्या कहा गया? मास्टर ब्लास्टर। आइए, तो ये तो था सचिन तेंदुलकर के बारे में। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं झूलन गोस्वामी के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? और ये जो झूलन गोस्वामी है ना, वो क्रिकेट के क्षेत्र में अपना प्रसिद्धि हासिल किया था। लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में भी किस क्षेत्र में? तो विकेट के क्षेत्र में, यानी कि वो विकेट लेने में बहुत ज़्यादा विकेट हासिल किए थे। जिसका जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं, सर्वाधिक विकेटें, इसका मतलब क्या हुआ? वह सबसे अधिक विकेट लिए हुए थे, आउट किए हुए थे, उसी को हम लोग विकेट लेना कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बताइए अब प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि झूलन गोस्वामी जो है विश्व में जो रिकॉर्ड बनाया वो किससे संबंधित है, तो सर्वाधिक विकेट से संबंधित। किससे संबंधित है? सर्वाधिक विकेट से संबंधित है। प्रश्न क्लियर हो गया ना? तो ये झूलन गोस्वामी से जुड़ा हुआ 2 प्रश्न पढ़े हैं। आप लोग पुनः जवाब दीजिए कि झूलन गोस्वामी का संबंध किससे है? और अगर आपसे पूछे कि झूलन गोस्वामी विश्व में जो रिकॉर्ड बनाया वो किस आधार पर? सर्वाधिक विकेट के आधार पर। सर्वाधिक विकेट लिए थे वो, सबसे अधिक आउट किए थे वो क्रिकेट के क्षेत्र में। बात समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा ना आप लोग किन के बारे में पढ़े हैं, जल्दी से बताइए। किस क्षेत्र से संबंधित थे ये? किस खेल से संबंधित थे? विश्व में ये रिकॉर्ड बनाए थे क्योंकि यह सबसे अधिक विकेट लिए हुए थे। आपका जो अगला प्रश्न है PNB, बताइए PNB का फुल फॉर्म क्या होगा? PNB का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको पंजाब नेशनल बैंक। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जिसने नीरव मोदी को सर्वाधिक कर्जा दिया, ठीक है, तो बताइए कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है सो सबसे अधिक कर्जा दिया, लोन दिया। किसको दिया? नीरव मोदी को। किसको दिया? नीरव मोदी को। किसको दिया? नीरव मोदी को। तो कहता है कि ये जो नीरव मोदी है उनको जो कर्जा दिया गया है तो वो कहाँ पर है भाई साहब? तो यह है आपको मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई। तो बताइए कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वह सबसे अधिक लोन किसको दिया? नीरव मोदी को। कहाँ पर दिया? मुंबई में। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? अगर आपसे पूछे कि मुंबई की स्थापना कब हुई, बताइए। तो देखिए, मुंबई की स्थापना हुई है 1960 ईस्वी में। कब हुई है? 1960 ईस्वी में। और मुंबई के साथ एक राज्य को और याद रख लीजिएगा आप लोग कि गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? तो गुजरात की स्थापना भी आपको 1960 में ही हुई है। तो याद रखिएगा कि मुंबई की स्थापना कब हुई? गुजरात की स्थापना कब हुई? मुंबई किस राज्य की राजधानी है? और गुजरात की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? गांधीनगर है। तो अब बताइए कि PNB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताइए कि पंजाब नेशनल बैंक सबसे अधिक कर्जा किसको दिया था? कहाँ पर दिया था? याद हो गया ना? चलिए चलते हैं आगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपका मार्क क्यूवान। प्रश्न पर ध्यान देंगे आप लोग। मार्क क्यूवान जो है वह किसके मालिक हैं? वो आपको डलास मेवरिक्स
मार्क क्यूवान जो है वो किसके मालिक है? तो वो है आपको डलास मैवरिक्स के मालिक। देखिए वर्ड देखिए आप लोग, मैवरिक्स, क्या लिखा हुआ है? मैवरिक्स, डलास मैवरिक्स। फिर से बोलिए, डलास मैवरिक्स। फिर से बोलिए, डलास मैवरिक्स। यानी कि मार्क क्यूवान जो है ना वो किसके मालिक है? डलास मैवरिक्स के मालिक है। बात समझ गए ना? मार्क क्यूवान एक व्यक्ति है, जिस तरह से अभी जियो कंपनी के मालिक कौन है आप लोगों को पता है? बताइए, अंबानी जी हैं। ठीक उसी तरह से मार्क क्यूवान जो है वो इसके मालिक है, मतलब किसके मालिक है? तो वो आपको डलास मैवरिक्स के मालिक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, यह जगह इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। कह रहा है कि यह जगह जो है होली के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप प्रश्न पढ़े होंगे कि लीची के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर। लीची के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ठीक है। लिट्टी चोखा के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध? बिहार राज्य है। तो कहने का मतलब ये है कि होली के लिए जो एक क्षेत्र है, बरसाने की होली, गीत समय आप सुनते होंगे, बरसाने की होली, तो बरसाना एक क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है आपको होली के लिए काफ़ी फेमस है। अगर नहीं याद रहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि होली में हम लोग किसी के शरीर पर रंग का वर्षा करते हैं ना, तो इसलिए याद रखिएगा कि होली के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? बरसाना। कौन सा क्षेत्र फेमस है? बरसाना। होली के लिए बरसाना क्षेत्र फेमस है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे है किंडल। किंडल एक ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है। अब ई पुस्तक के बारे में हम आपको पहले बताते हैं। ई पुस्तक का मतलब होता है ऐसा पुस्तक जो इंटरनेट के माध्यम से आप उसको पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? उसको हम लोग क्या कहते हैं? ई पुस्तक। ठीक है, जैसे ई बुक लिखा रहेगा, मतलब ऐसा बुक जो कि आप इंटरनेट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? तो इसको हम ई न्यूज़पेपर कहेंगे, ई लगा करके बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? आइए, तो किंडल जो है, किंडल क्या लिखा हुआ है? किंडल एक ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है। अगर आपसे कोई पूछे कि किंडल क्या है, किंडल एक ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है, तो आप बोलिएगा कि ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है। किंडल क्या है? ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है। पूरा प्रश्न बोलिए। किंडल एक ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है। बिल्कुल, किंडल जो है ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है। अब कहता है कि किंडल जो है ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है, इसका उत्पाद है, मतलब किसका उत्पाद है? तो ये आपको अमेजन का, अमेजॉन लिखा हुआ है, जिसको अमेजॉन कर दीजिए, अर्धचांद ऊपर में लगा दीजिए। अमेजॉन जो कंपनी, फ्लिपकार्ट अमेजॉन होता है ना, उसी के बारे में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो किंडल है वह किसका उत्पाद है, किसका प्रोडक्ट है? तो याद रखिएगा यह अमेजॉन का प्रोडक्ट है। किंडल जो है वह किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? किंडल जो है वो किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। तो बताइए कि किंडल क्या है, पहले ये बताइए फटाफट से। किंडल एक ई पुस्तक पढ़ने का साधन है। ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है। क्या है किंडल? एक ई पुस्तक पढ़ने वाला साधन है। और यह किसका उत्पाद है? अमेजॉन का। अमेजॉन का। किसका उत्पाद है? अमेजॉन का। अमेजॉन का है। अगर आपसे कोई पूछे कि अमेजॉन के एक उत्पाद का नाम बताइए, तो क्या बताइएगा? किंडल। क्या बताइएगा? आपका अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 में यहाँ पर एक स्कूल में बंदूकधारी ने 17 लोगों की मर्डर कर दी। बात समझ में आ रहा है ना? बताइए कि 2018 की बात है, फरवरी 2018 में बहुत ही भयावह घटना है ये। फरवरी 2018 में एक स्कूल में जो है बंदूकधारी समझते हैं ना, बंदूक रखने वाला, 17 लोगों की मर्डर कर दी, 17 लोगों को हत्या कर दिया। तो ये जगह आपको बताना है कौन सा जगह है। तो ये जगह है आपको फ्लोरिडा। कौन सा जगह है? फ्लोरिडा नामक जगह पर एक स्कूल में एक बंदूकधारी 17 लोगों को मर्डर कर दिया। लेकिन कब? तो फरवरी 2018 ईस्वी में। कब कर दिया? फरवरी 2018 में एक स्कूल में एक बंदूकधारी 17 लोगों को हत्या कर दिया। कहाँ पर? फ्लोरिडा में। कहाँ पर? फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा एक जगह का नाम है। फ्लोरिडा क्या है? एक जगह का नाम है। एक जगह का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2018 में भारत में किसने एक नए राजनीतिक दल की स्थापना किया? फरवरी 2018 में। कब? फरवरी 2018 में। फिर से बोलिए। फरवरी 2018 में। फरवरी 2018 में आपको 2 घटना भी हम लोग पढ़े हैं। 2 घटना आसानी से याद रह सकता है क्योंकि 2 घटना एक साथ पढ़ रहे हैं। तो भारत में किसने एक नए राजनीतिक दल की स्थापना किया? अभी फिलहाल में आप लोग सुन रहे होंगे मनीष कश्यप के बारे में। और वो मनीष कश्यप को जब किसी क्षेत्र से पार्टी ने ये टिकट नहीं मिल पाया तो उन्होंने एक अपना ही दल गठन कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? जिसको कहा निर्दलीय पार्टी। कौन सा पार्टी? निर्दलीय पार्टी। ठीक उसी तरह से 2018 ईस्वी में। कब? 2018 ईस्वी के फरवरी महीना में एक नया राजनीतिक दल का निर्माण हुआ।
एक नया राजनीतिक दल का निर्माण हुआ और वो जो दल है उस दल का नाम है आपको कमल हासन। क्या नाम है? कमल हासन। बताइए कि फरवरी 2018 में भारत में किसने मतलब किसी व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, किसने तो कमल हासन ने। किसने? कमल हासन ने फरवरी 2018 इसमें भारत में एक नए पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी का हिंदी क्या होगा? बिल्कुल, राजनीतिक दल का स्थापना किया। उस व्यक्ति का नाम है कमल हासन। क्या नाम है? कमल हासन। बिल्कुल, वर्ड पर ध्यान दीजिए, कमल हासन। ठीक है, आइए अब आपका अगला प्रश्न है नृत्य से संबंधित है। नृत्य मतलब समझते हैं ना, डांस जिसको कहते हैं, नाचना, नाच। तो ये जो है आपको मोहिनी अट्टम एक नृत्य का नाम है और यह आपको जो नृत्य है ये लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह आपको केरल का है। मोहिनी अट्टम लोक नृत्य कहाँ का, किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो किस राज्य का है? केरल का। तो बताइए अपने भारत में सबसे शिक्षित राज्य किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। लेकिन यहाँ का एक और रिकॉर्ड है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा शिक्षित है वहीं पर सबसे ज्यादा जो है अनाथाश्रम भी है। सॉरी, अनाथाश्रम नहीं, वृद्धाश्रम। क्या है? वृद्धाश्रम। जैसे कि वहाँ के लोग जो है अपने माँ बाप को जब बूढ़े होते हैं ना, उसके बाद वहाँ वृद्धाश्रम में जाकर के रख देते हैं। बात समझ में आ रहा है? फेंक थोड़ी जाता है, रख दिया जाता है। तो मोहिनी अट्टम क्या है? अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? बताइए आप। एक नृत्य है। मोहिनी अट्टम क्या है? नृत्य है। अब पूछेंगे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का। अब बता दीजिए कि केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तो बताइए कि मोहिनी अट्टम जो एक लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? केरल का। बताइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और केरल की राजधानी कहाँ है? तो बताइए फरवरी 2018 के महीने में भारत में एक नए पार्टी की स्थापना किया था, लेकिन वो कौन सा व्यक्ति किया था? कमल हासन ने किया था। फरवरी 2018 में एक स्कूल में 17 लोगों की हत्या कर दिया था एक बंदूकधारी। वो कहाँ के स्कूल में? फ्लोरिडा के स्कूल में। तो बताइए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है यह आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है? तो बताइए कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है यह आपको पश्चिम बंगाल में है। तो बताइए कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए कि पुस्तकालय कौन सा समास है? ये आपको तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? जिसमें काके की लगे, जैसे पुस्तक का आले, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का आले, तो जिसमें काकी की लग जाए तो क्या, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। विद्यालय, अरे भाई ये कौन सा समास है ये पूछ रहे हैं? तत्पुरुष, क्योंकि विद्या का आले, विद्या जहाँ मिलता है। बात समझ में आ रहा? विद्या का घर। चलिए, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए अगला है यहूदी धर्म। कौन सा धर्म है? यहूदी धर्म की पुस्तक। जिस तरह से आप हिंदू धर्म के पुस्तक के बारे में जानते हैं, तो बताइए कि हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रामायण और महाभारत। ईसाई का बाइबिल है। ठीक है, तो अब उसी तरह से जो है आप मुझे बताइए यहूदी जो धर्म है, कौन सा धर्म है? यहूदी धर्म का धार्मिक पुस्तक जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है तालमुड। क्या नाम है? क्या नाम है? तालमुड। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि यहूदी धर्म का जो धार्मिक पुस्तक है वो कौन सा पुस्तक है? तालमुड। क्या नाम है? तालमुड नाम है। देखिए दालबुट याद रहेगा ना, तो दालबुट से इसको भी याद रख सकते हैं। तालमुड है ये, तालमुड। तो बताइए यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तालमुड है। यहाँ बाइबल ऑप्शन बी में देख रहे हैं, जो कि किस धर्म के पुस्तक का नाम है? बताइए। ईसाई। अभी जस्ट बताए थे बाइबल ईसाई धर्म का है। अगला प्रश्न है एक कक्षीय तापमान। यह कक्षीय तापमान पर द्रव होने वाली एकमात्र धातु है। आज हम चर्चा किए थे और ये प्रश्न भी आपको आ गया। अच्छा, इसी के बारे में आप चर्चा कर रहे थे ना। तो कक्षीय तापमान मतलब कक्षा के तापमान पर 11 नंबर प्रश्न को भी कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि परीक्षा में बहुत ज़्यादा फंसिएगा आप लोग। कक्षा के तापमान पर द्रव रूप में जो पाई जाने वाली एकमात्र धातु, एकमात्र का मतलब केवल एक ही ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उस धातु का क्या नाम है बताइए आप लोग? पारा। आपका अगला यहाँ ये इसका आंसर बता रहे थे कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि एकमात्र धातु है जो कि आपको कक्षा के तापमान पर वह द्रव रूप में पाया जाता है, तो उसका नाम है आपको पारा। क्या नाम है? पारा। अब हम आपको बताते हैं
कि ये प्रश्न हम क्यों बोले हैं कि बार बार फंसिएगा। तो देखिए इसमें धातु और अधातु में बच्चा फंस जाता है। तो धातु जब कहे तो याद रखिएगा पारा, और जब अधातु कहे तो ब्रोमीन। देखिए धातु में 2 गो वर्ण है ना, 2 गो अक्षर है कि नहीं है, तो पारा में भी 2 गो अक्षर है। तो धातु कहे तो पारा, और अधातु में 3 गो अक्षर है, अधातु 3 गो, तो अधातु में 3 गो, तो ब्रोमीन में भी 3 गो। इसलिए याद रखिएगा जब कहेगा कि कक्षा के तापमान पर कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है, तो पारा। अब कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है, तब ब्रोमीन। अभी जस्ट तो बताए भाई, अधातु में 3 गो है कि नहीं, उसमें अक्षर है कि नहीं है, और ब्रोमीन में भी 3 गो अक्षर। बात समझे कि नहीं समझे। तो आप ब्रोमीन के बारे में भी याद रखिएगा। बताइए कि आयोडीन जो है वो धातु है कि अधातु है? अधातु है, क्योंकि धातु में चमक होती है, धातु को पीटने पर वह चूर चूर नहीं होता है। जबकि अगर नमक को यानी कि आयोडीन को जब हम उस पर किसी से नहीं उस पर अगर चोट देते हैं तो वो क्या होता है, फूट जाता है ना। तो वो बात है इसमें। तो ये अधातु का गुण है, ये धातु का गुण नहीं है। इसलिए जो है आयोडीन क्या है, धातु नहीं है, वो क्या है, अधातु है। आइए आपका अगला प्रश्न है, हमारे पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ क्या होता है। तो अंत की तरफ कहने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। अंत की तरफ आप जानते होंगे, जब आप प्रश्न याद किए होंगे कि मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से। कहाँ से शुरू होता है, मुख से। तो मुख से जब शुरू होता है तो फिर अंतिम प्रोसेस कहाँ पर होता है, तो अंतिम प्रोसेस होता है आपको बड़ी आंत में। अंतिम प्रोसेस कहाँ पर होता है, तो ये कह रहा है, ये प्रश्न क्या कर रहा है कि हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ मतलब नीचे से, सबसे निचला जो पॉइंट है वो अंत की तरफ क्या होता है। तो याद रखिएगा सबसे निचला पॉइंट जो होता है उसका वो बड़ी आंत होता है। और इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए पहले छोटी आंत में आपका जो भोजन रहता है ना वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। पहले छोटा जो मशीन है उसमें प्रवेश करता है, उसमें जो पिसाया और जो नहीं पिसाया वो बड़ा मशीन के पास भेज दिया। अरे आपको अगर आपको किसी तरह का समस्या होता है तो पहले छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं ना। जब छोटे मोटे डॉक्टर इलाज नहीं करता फिर आपको पटना भेज देता है, दिल्ली भेज देता है। तो पहले छोटा तब ना बड़ा। तो इसलिए याद रखिएगा छोटी आंत पहले कि बड़ी आंत पहले, छोटी आंत पहले फिर बड़ी आंत। इसलिए सबसे अंतिम में कौन होगा, बड़ी आंत, क्योंकि सबसे अंतिम की बात हो रहा है ना। तो हमारे पाचन तंत्र में अंत की तरफ जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, आंत को अंग्रेजी में हम लोग इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो गोल ब्लेडर का मतलब जो होता है वो आपको होता है पित्त की थैली। क्या होता है, पित्त की थैली। तो पित्त की थैली के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो कोई भी बोलचाल में अगर गुस्सा कभी आता है तो हम लोग कहते हैं कि हमको पित्त लहर गया है, बोलते कि नहीं बोलते हैं, पित्त लहर गया ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो वही बात है कि गोल ब्लेडर का हिंदी होता है पित्त की थैली। बोलेगा क्या होता है, पित्त की थैली। गोल ब्लेडर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पित्त की थैली, है ना। अगर कभी बुखार लगे तो हम लोग कहते हैं कि इसका पित्त खराब हो गया, खाने में अच्छा नहीं लगता है, बोलते कि नहीं बोलते हम लोग। तो वही बात है, याद रखिएगा। तो गोल ब्लेडर जो है इसका हिंदी होता है आपको पित्त की थैली, और आंत का अंग्रेजी तो आपको बता ही दिए, और पेट का अंग्रेजी भी आपको बता ही दिए है। बात समझ रहे हैं। तो बताइए कि हमारे पाचन तंत्र का जो शुरुआती भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको मुख कहते हैं। यही बात, इसीलिए तो प्रश्न को जरा हम घुमाने का प्रयास किए भाई साहब। शुरुआती कहेगा तो मुख होगा, और अंतिम भाग कहेगा तब क्या होगा, बड़ी आंत होगा। प्रश्न को थोड़ा समझा कीजिए, बात समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न है आपका कि महिलाओं में, किसमें, महिलाओं में ओलंपिक खेल, महिलाओं में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया। सॉरी, महिलाओं में बोल दिए, महिलाओं ने, महिला जो है ओलंपिक खेल में सबसे पहले कब भाग लिया। तो याद रखिएगा 1900 ईस्वी में। कब लिया था भाग, 1900 में। महिलाओं ने ओलंपिक खेल में सबसे पहले कब भाग लिया था, 1900 में। महिलाओं ने ओलंपिक खेल में 1900 ईस्वी में, याद ये रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी कर लीजिए। महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले कब भाग लिया था, 1900 ईस्वी में। अच्छा, अगला प्रश्न है कि कौन पक्षी है जो कि सबसे अधिक गति से उड़ता है। अच्छा देखिए, ये पक्षी के बारे में जरा समझिए। सबसे अधिक गति से उड़ता है। हेलीकॉप्टर को उड़ते कभी आप लोग देखे हैं, कैसे उड़ता है हेलीकॉप्टर, बताइए। पहले तेजी से चलता है फिर उड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक उसी तरह से जरा समझिएगा कि सबसे अधिक गति से जो उड़ता है वो आपको पेरेग्रीन फॉल्कन, बोलिएगा पेरेग्रीन फॉल्कन। और इस प्रश्न को भी आप भी कर लीजिए, कौन पक्षी है जो सबसे अधिक गति से यानी कि सबसे स्पीड में ये उड़ता है, तो पेरेग्रीन फॉल्कन, बोलिएगा पेरेग्रीन फॉल्कन। पूरा प्रश्न के साथ आंसर बोलिए। सबसे ऐसे देखिए, ऐसे बोलिए, मेरे बातों को समझिए, ऐसे बोलिए, पेरेग्रीन फॉल्कन सबसे अधिक गति से उड़ता है। पेरेग्रीन फॉल्कन सबसे अधिक गति से उड़ता है।
फिर से बोलिए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि पेरेग्रीन फॉल्कन क्या है, पक्षी है। क्या है? पक्षी है। तो अगर कोई पूछ दे कि पेरेग्रीन फॉल्कन की विशेषताएं क्या है, सबसे तेज उड़ता है। वो सबसे अधिक तेजी से उड़ता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, कोई ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो आप लोग खाते हैं, भक्षण करते हैं, जल्दी बताइए। चलिए, अगला प्रश्न है, मदर किसने लिखा है? अच्छा प्रश्न है, मदर किसने लिखा है? तो मदर एक पुस्तक है जो कि आपको किसके द्वारा लिखा गया है? गोर्की के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? गोर्की के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? गोर्की के द्वारा। मदर किसके द्वारा लिखा गया है? गोर्की के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, मदर एक पुस्तक है और ये पुस्तक आपको गोर्की के द्वारा लिखा गया है। चलिए, ये एक बार आइए 15 नंबर पर, ये छूट गया था, माचू पिच्चू। क्या बोलेगा? माचू पिच्चू। माचू पिच्चू। पिच्चू। ये माचू पिच्चू जो है वो कहाँ पर है भाई? प्रश्न कितना छोटा है ना, लेकिन अनभिज्ञ लग रहा है, बिल्कुल अलग। तो माचू पिच्चू जो है वो कहाँ पर है? ये आपको पेरू में है। कहाँ पर है? पेरू में। माचू पिच्चू कहाँ पर है? पेरू में। पेरू में है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई माचू पिच्चू क्या है? तो समझिए कि माचू पिच्चू क्या है। जिस तरह से आप पढ़े थे कि सैंधव सभ्यता का एक स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, नहीं कालीबंगा, तो इस तरह से जो है आपको बहुत सारे स्थल थे। ठीक उसी तरह से ये जो माचू पिच्चू है, क्या चीज? माचू पिच्चू। बिल्कुल। तो ये माचू पिच्चू जो है यह भी दक्षिणी अमेरिका देश पेरू में स्थित कोलंबस पूर्व युग इंका सभ्यता से संबंधित एक स्थल है। यानी कि यह एक स्थल है, एक जगह है। जिस तरह से हड़प्पा था, ठीक उसी तरह से ये आपको माचू पिच्चू भी है। और ये माचू पिच्चू कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये आपको पेरू में है। कहाँ पर है? पेरू में। पेरू में है। चलिए बताइए कि मदर किसने लिखा है? गोर्की ने। गोर्की ने लिखा है। मदर किसने लिखा है? अगला प्रश्न है, रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक। पहले मुझे आप लोग बताएंगे कि रिपब्लिक का हिंदी क्या होता है। 26 जनवरी। चलिए, तो गलत है आपका। सभी लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बोलते रहते हैं ना। आजकल तो इस पर फोन पर, मोबाइल पर लोग जो है सो रिपब्लिक का शुभकामना भी बहुत ज़्यादा देते हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे। लेकिन रिपब्लिक का हिंदी नहीं पता आपको ना। रिपब्लिक का हिंदी होता है गणतंत्र दिवस। क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। तो चलिए, रिपब्लिक किसने लिखी है? रिपब्लिक भी एक पुस्तक है जो कि आपको प्लेटो के द्वारा लिखा गया, लिखी गई है। बोलिए, रिपब्लिक एक पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्लेटो के द्वारा। रिपब्लिक क्या है? एक पुस्तक है। अच्छा, रिपब्लिक डे का हिंदी क्या होता है? गणतंत्र दिवस। बताइए कि गणतंत्र दिवस भारत कब मनाती है? 26 जनवरी को। पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाई गई थी? 26 जनवरी को। 1950 को। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए, तो रिपब्लिक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी। किसने लिखी है? प्लेटो ने। एक पुस्तक है जिसका नाम है आपको रिपब्लिक और उसके लेखक आपको प्लेटो जी हैं। अगला प्रश्न है, लाइफ इज गुड। बोलिएगा। लाइफ इज गुड। बिल्कुल। तो लाइफ इज गुड यानी कि जीवन अच्छा है, किसकी टैग लाइन है? तो यह जो है एलजी की टैग लाइन है। किसकी लाइन है? एलजी। अब एलजी क्या होता है वो समझिए। एलजी रिलायंस कंपनी का, पहले एलजी का बहुत सारा फ्रिज वगैरह आता था, अभी भी आता है। बात समझ में आ रहा है? तो लाइफ इज गुड जो है वो किसकी टैग लाइन है? तो याद रखिएगा, एलजी का टैग लाइन है। बात समझ में आ रहा है ना? टैग लाइन मतलब समझते हैं क्या होता है? ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि लाइफ इज गुड जो है, क्या चीज? लाइफ इज गुड जो है वह किसकी लाइन है, किस कंपनी के लाइन है? तो याद रखिएगा एलजी की। हालांकि एलजी का मतलब जो है कुछ लोग समझते हैं कि एलजी मतलब फुल फॉर्म इसका समझते हैं एल से लाइफ, और इसका इज जो है वो आपको हाइड है, ठीक है, साइलेंट है, और ई जी से हो गया गुड, यानी कि लाइफ इज गुड ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा लाइफ इज गुड जो है, बस इतना ही याद रखिए कि लाइफ इज गुड एक टैग लाइन है, और ये किस कंपनी का टैग लाइन है? एलजी का। किसका लाइन है? एलजी का। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कौन न्यूनतम आयु में, न्यूनतम मतलब सबसे कम, न्यूनतम मतलब सबसे कम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना? याद रखिएगा कि कौन न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो बना सबसे कम आयु में, वो कौन बना? राजीव गांधी। कौन बना है? राजीव गांधी। इनके कहानियों को सुन करके आप लोग बड़े ही दुखित हो जाएंगे। बम से छल्ली उड़ा दिया गया था इनको। बात समझ में आ रहा है? तो एक रूम में बंद कर दिया गया था और धोखा दे करके जो है इनको बम सेट कर दिया गया था और उस रूम में जो है छोड़ दिया गया। बहुत ही दर्दनाक कहानी है राजीव गांधी का। बात समझ में आ रहा है?
तो कौन न्यूनतम आयु में भारत का प्रधानमंत्री बना है? तो राजीव गांधी। कौन बने हैं? राजीव गांधी। देखिए इनके साथ क्या हुआ था, कुछ आतंकवादी संगठन मिल करके इनको जो है सो बम ब्लास्ट में, बम विस्फोट में इनको हत्या कर दिया था। बात समझ में आ रहा है ना। राजीव गांधी मात्र 46 वर्ष तक ही जिंदा रहे थे, ये भी याद रखिएगा आप। राजीव गांधी कितने वर्ष तक जिंदा रहे थे? 46। और कैसे ये मरे हैं? तो बम विस्फोट में, चुनाव प्रचार के दौरान। किसके दौरान? चुनाव प्रचार के दौरान इनकी हत्या कर दी गई, याद रखिएगा। तो बताइए कि भारत के जो प्रधानमंत्री न्यूनतम यानी कि सबसे कम उम्र में कौन बने थे? राजीव गांधी। कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। अगला प्रश्न है, यह जेल एक समय काला पानी कहलाता था। काले पानी की सजा के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। काले पानी की सजा जो है वो सुने होंगे आप लोग कि यह जेल जो है वो काला पानी कहलाती थी। ये कहाँ पर है? तो अंडमान और निकोबार में है। कहाँ पर है? यह जेल एक समय काला पानी कहलाती थी। ये कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में। अंडमान और निकोबार में आपको जो है कहलाती थी, यानी कि ये पहले होता था। बात समझ में आ रहा है। तो काला पानी की सजा जो यह जेल जो है एक समय काला पानी कहलाती थी। ये कहाँ पर है? तो अंडमान और निकोबार। अगर आपसे कोई पूछे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है सो ये राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है ये आपको पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो बताइए कि यह जेल जो है जो कि एक समय काला पानी कहलाती थी, ये कहाँ पर है? तो अंडमान और निकोबार में है। तो बताइए कि अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व राज किया। तो बताइए, प्रश्न अच्छा है कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो है राज किसने किया था? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो राज किया था वो थी आपको रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी से। अब आप ये भी याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान की पिताजी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान की पिताजी का नाम था आपको इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश की ये बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की पुत्री थी। बिल्कुल, बेटी पुत्री वही बात तो हुआ। तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले शासन कौन किए हुए थे इसमें? तो रजिया सुल्तान किए हुए थे। कौन किए थे? रजिया सुल्तान। अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी की यदि हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहा है इसको हम एरो के माध्यम से यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी आपको 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक शासन किया है। कब से कब तक किया है? 1296 से लेकर 1316 खिलजी जो है वो कब से कब तक शासन किया है? 1296 से लेकर 1316 तक किया है। वही अगर हम बात करें रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया है। तो बताइए 1296 से आपको अलाउद्दीन खिलजी शासन किया है, लेकिन 1296 से पहले इसमें कौन शासन किया है? तो इब्राहिम, ये रजिया सुल्तान जो है 1236 में ही शासन किया है। बात को जरा पकड़िएगा, रजिया सुल्तान 1236 में ही शासन की है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से शुरू किया है और 1316 तक शासन किया है। अब पकड़ में आया बात की नहीं पकड़ में आया? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1296 ईस्वी तक। और रजिया सुल्तान कब से कब तक रही है? 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक रही है। तो अब यहाँ ये क्लियर हो चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी से पूर्व यानी कि पहले राज्य कौन किया है, शासन कौन किया है? तो रजिया सुल्तान। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम लोग यहाँ दो नए प्रश्न को सीखे हैं। बताइए कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1236 से 1240 ईस्वी तक। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा है। बात समझ गए ना? अब आपका अगला प्रश्न है आइन ए अकबरी, जो कि यहाँ पर लिख दिया है आईना ए अकबरी। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, याद रखिएगा। आइन ए अकबरी कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? आइन ए अकबरी। देखिए आइन ए अकबरी जो है एक लेख है, और यह लेख किनके द्वारा लिखा गया है ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि आइन ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। आइन ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और 12th क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी कर लीजिए आप लोग कि आइन ए अकबरी जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। इसके बाद देखिए किस गुरु ने अकाल तख्त, ध्यान दीजिएगा, अकाल तख्त की स्थापना किया? तो उनका नाम है हरगोविंद सिंह। क्या नाम है? हरगोविंद सिंह। किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया है? हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह। किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया है? हरगोविंद सिंह ने किया। ठीक है, और आइन ए अकबरी किनके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला है कि कौन सा
यूरोपीय कंपनी भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? और आप लोग को ये हम बैक की क्लास में पढ़ा दिए हैं। बताइए भारत में सबसे पहले कौन यूरोप का कंपनी आया था यहाँ पर ये करने के लिए, क्या कहते हैं, व्यापारी करने के लिए? बताइए। पुर्तगाली आया था, सही बात है। तो पुर्तगाली, वही प्रश्न है कि कौन सा यूरोपीय कंपनी है जो भारत में सर्वप्रथम स्थापित हुई थी? और वो है आपको पुर्तगाली कंपनी, और उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आपसे पूछे कि कौन सा यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले शासन करने के लिए आया था, पुर्तगाल कंपनी, तो पुर्तगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आपसे पूछ दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। कब हुई है? 1600 ईस्वी में हुई है। आइए अगला है अंग्रेजी शासनकाल से संबंधित एक प्रश्न, फिर से समझिए। अंग्रेजी शासनकाल में मुंडा विद्रोह, पहले भी पढ़े थे आप लोग अच्छा से, मुंडा विद्रोह। अंग्रेजी शासनकाल के काल में मुंडा विद्रोह हुआ था, और ये मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बताइए। तो ये मुंडा विद्रोह हुआ था आपको झारखंड में। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। झारखंड में हुआ था। बहुत ही फेमस विद्रोह है मुंडा विद्रोह। जब ग्रेजुएशन कीजिएगा तो उस समय आपको ये सब देखने को विस्तार में आपको मिलेगा मुंडा विद्रोह के बारे में। बात समझ में आ रहा है? हाई क्लास में इसका बहुत विस्तारित है। और बिरसा मुंडा के बारे में आप बहुत बच्चे वाले क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, बिरसा मुंडा के बारे में जो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व थे। पढ़े थे बिरसा मुंडा के बारे में? हाँ, तो बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे वो सब, बिरसा मुंडा जी। जनजाति सब थे। अंग्रेजी शासन काल में मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये आपको झारखंड में हुआ था। तो बताएंगे कोई बच्चे की झारखंड की स्थापना कब हुई थी? सही बात है, 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई है, ये याद रखिएगा। तो बताइए कि मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। बिल्कुल झारखंड में। तो बताइए कि झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। इसके बाद है आपको अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम से संबंधित है। जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन कब हुआ? ठीक है, जॉर्ज पंचम एक व्यक्ति का नाम है जो कि दिल्ली कब गए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनका जो दिल्ली आगमन हुआ है 1911 ईस्वी में। कब हुआ है? 1911। जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन कब हुआ है? 1911 ईस्वी में हुआ है। तो बताइए कि भारत की राजधानी है ना, दिल्ली से पहले कहाँ थी? कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। यानी कि भारत की दूसरी राजधानी दिल्ली है, लेकिन पहली राजधानी कहाँ थी? कोलकाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि सबसे पहले अपने इंडिया में मेट्रो रेल कहाँ पर चला था? कोलकाता। और उसके बाद कहाँ पर चला है? दिल्ली। अब तो पटना भी आ गया ना। तो बताइए कि जॉर्ज पंचम जो है सो दिल्ली कब गए? 1911 में। अब बताएंगे आप लोग कि चीनी क्रांति कब हुई थी? 1949 में। सही बताए। आइए अगला प्रश्न है कि किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बोलिएगा इस पुस्तक का नाम थोड़ा ढंग से बोलिए। ये पुस्तक नहीं है, ये एक सोसाइटी है, एक संगठन है, समझिए। तो उस संगठन का नाम देकर के जरा बोलिए आप लोग। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बोलिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या नाम? फिर से बोलिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट मतलब क्या होता है? नौकर। सर्वेंट्स मतलब क्या होता है? नौकर। ठीक है ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का हिंदी होता है आपको भारत समाज का सेवक। क्या होता है? भारत समाज का सेवक। भारत समाज का सेवक। तो ये भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया है ना? भारत सेवक समाज की स्थापना जो है, बात समझ आ रहा है? भारत समाज सेवक की स्थापना किया है गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत समाज सेवक, भारत का समाज सेवक, सॉरी भारत समाज की सेवक। क्या बोलिएगा? भारत समाज के सेवक। तो ये भारत समाज के सेवक की स्थापना जो है सो किनके द्वारा किया गया है? गोपाल कृष्ण गोखले। किनके द्वारा किया गया है? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हीं को शॉर्ट में लिख दिया गया यहाँ पर गोखले। तो बताइए कि इस सोसाइटी का नाम क्या था? बताएंगे आप लोग। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या नाम था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इसकी स्थापना किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए अब बताएंगे आप लोग कि सूर्य की गैसों में, मतलब सूर्य में जो गैस है उस गैसों में हीलियम कितना प्रतिशत है? हीलियम जो है वह कितना प्रतिशत है? तो याद रखिए कि सूर्य की गैसों में हीलियम जो है वो आपको 26%। कितना प्रतिशत है? सूर्य की गैसों में हीलियम कितना प्रतिशत है? 26%। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सूर्य की गैसों में जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज पाया? हाइड्रोजन। और सूर्य की गैस में केवल 2 ही गैस ही पाया था, याद रखिएगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन जो पाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और वही अगर हम बात करें
हीलियम की, तो हीलियम आपको मात्र 26% पाया था। अगर 26 इसमें से लेस कर देंगे तो कितना बचेगा? 74%। यानी कि हीलियम हाइड्रोजन पाया जाएगा 74% और हीलियम पाया जाएगा 26%। ये बात समझ में आया कि नहीं? मतलब जल्दी बताइए। ठीक है, तो बताइए कि सूरज की जो किरण है, सूरज का जो टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस है? बताइए आप लोग। देखिए, अगर हम सूरज के तापमान की बात करें तो इसका तापमान आपको हम फ़ारेनहाइट में भी बताते हैं और सेल्सियस में भी बताते हैं। सबसे पहले हम सेल्सियस की चर्चा की है, इसलिए आप सेल्सियस में समझिए। पहले ये बताइए आप लोग कि आप लोग जो गर्म पानी पीते हैं वो कितना डिग्री का रहता है? 100 डिग्री। सही बात बताया आप। तो 100 डिग्री पर तो उबलना ही शुरू होता है, इसलिए 100 डिग्री से प्लस रहता है, 100 डिग्री से कुछ ज़्यादा रहता है। बात समझ में आ रहा है? या 100 डिग्री लगभग में आप लेकर के चलिए अगर, लेकिन 100 डिग्री रहता है तो आप यदि धोखा से कभी कभी चाय जब पी लेते हैं 100 डिग्री से ज़्यादा रहता है तो मुंह आपका जल जाता है, परेशानी महसूस करते हैं। सही या गलत है? कभी दाल चावल खाते रहते हैं, अगर धोखा से दाल के बारे में पता नहीं हो कि ये गर्म है, अगर हाथ उसमें डाल दिए तो फिर हम लोग खाना पीना छोड़ करके बड़ी गुस्सा भी हो जाते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब 100 डिग्री से कुछ ज़्यादा था, मान लीजिए 150 डिग्री था, 120 डिग्री था, तो आप इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन सूरज का जो तापमान है सूरज की सतह पर वह है आपको 5600 सेल्सियस। कितना है? 5600 सेल्सियस। मतलब 5600 सेल्सियस तापमान है सूरज का सेल्सियस में। वहीं अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 10,000 फ़ारेनहाइट है। कितना? 10,000 फ़ारेनहाइट तापमान है सूरज की सतह का, और सेल्सियस में कितना है? 5600 सेल्सियस। बताइए, बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? रास्ता में जाते जाते जल जाइएगा। तो बताइए कि सूरज में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन। और उससे कम क्या रहता है? हीलियम। सूरज में कौन कौन सा गैस रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना प्रतिशत रहता है? 74%। और हीलियम कितना प्रतिशत रहता है? बहुत अच्छा। और सूरज के सतह का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? 5600 डिग्री और सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 10,000 फ़ारेनहाइट। बहुत अच्छा। अब है आकार के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर है ना, पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में, मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि आकार के आधार पर पृथ्वी जो है, पहले बताइए पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। सही बात बताइए, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, जिसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। तो आकार के आधार पर पृथ्वी सौरमंडल के जो भी ग्रह हैं उस ग्रह में आपको 5वें स्थान पर है। कहने का मतलब ये है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पहले ये बताइए आप। बृहस्पति। सही बात बताए, सबसे बड़ा ग्रह का नाम बृहस्पति है। और बृहस्पति के बाद जैसे बृहस्पति 1 नंबर पर आता है, ठीक उसी तरह से सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। तो अभी आपको पूछा जा रहा है कि 5वां ग्रह का नाम क्या होगा, वो किसके आधार पर? आकार के आधार पर। तो यानी कि सबसे बड़ा हो गया आपको बृहस्पति, सबसे छोटा हो गया बुध, और 5वें नंबर पर जो है वो आपको पृथ्वी हो गया। 5वें नंबर पर क्या है? पृथ्वी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो बताइए कि आकार के आधार पर पृथ्वी जो है सौरमंडल का कैमा ग्रह है? 5वां ग्रह है। आकार के आधार पर पृथ्वी सौरमंडल का कैमा ग्रह है? 5वां ग्रह है। और प्रथम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और अंतिम सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। याद हो जाएगा ना? याद होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? हो रहा है। चलिए अगला है बांतु। क्या बोलिएगा जरा? बांतु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? देखिए, बांतु एक जनजाति है जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्राइब्स कहते हैं, और बांतु जनजाति आपको पाई जाती है दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में। बांतु जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। बिल्कुल, बांतु जनजाति है जो कि आपको दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक, चलिए अब बताएंगे आप लोग कि आकार के आधार पर 5वां ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। और पहला और सबसे छोटा? और बांतु क्या है? एक जनजाति है। बांतु क्या है? एक जनजाति है। वो कहाँ पर, किस देश की जनजाति है? दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। तो बताइए कि दक्षिण अफ्रीका की ये जो जनजाति है बांतु, उसका रंग कैसा होगा? बताइए जरा सोच करके आप लोग। तो बांतु एक जनजाति है जिसका कलर बहुत ही काला नजर आएगा आपको। देखिएगा, कभी मौका मिले तो घूमने जाइएगा तो दक्षिणी अफ्रीका। बात समझ में आ रहा है? तो बताइए कि बांतु जनजाति है और ये कहाँ पर है, किस देश में है? दक्षिणी अफ्रीका में। बात समझ गए? चले अगले चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत की सर्वोच्च न्यायालय, भारत की सबसे पहले तो ये जो आपको 31 नंबर प्रश्न है उसको भी कर लीजिए। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश कौन थी? भारत की सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इनका नाम था आपको फातिमा बीबी। क्या नाम था? फातिमा बीबी।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश यानी कि जज जो है सो कौन थी? फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछे कि फातिमा बीबी कौन थी, आप बताइए। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम। सही बात बताए, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश थी। फिर से बोलिए। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। फातिमा बीबी कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। बिल्कुल। न्यायाधीश का मतलब जज होता है। क्या होता है? जज होता है, जो आपको न्याय देता है। बात समझ में आ रहा है ना? और सर्वोच्च न्यायालय का अंग्रेजी क्या होता है बताइए? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा जैसे ही बोले आप लोग कुछ बात याद आ गया होगा। बहुत अच्छा से पढ़ाए थे आपको राज्यसभा के बारे में बैक क्लास में हम। तो राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? तो याद रखिएगा, वोयलेट अल्वा। कौन थी? वोयलेट अल्वा। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? वोयलेट अल्वा। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति देख करके जरा बोलिएगा आप लोग। वोयलेट अल्वा। पूरा प्रश्न बोलिए। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वोयलेट अल्वा थी। बिल्कुल। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति जो है वोयलेट अल्वा थी। वोयलेट अल्वा थी। ठीक है। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? वोयलेट अल्वा थी। चलिए, तो बताइए कि डाक से संबंधित प्रश्न पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? जी सर। और बताए थे कि ये भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? जैसे कि प्रथम डाकघर की स्थापना कब हुई थी, और एक जो है सो आपको डाक से संबंधित आप एक पुस्तक के बारे में पढ़े थे। आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो आइए पुनः एक बार डाक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डाक सूचक अंक, समझिएगा, डाक सूचक अंक जो है ना, जिसको हम लोग पिन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन कोड। और याद रखिएगा, पिन कोड चाहे जिस क्षेत्र का हो, बात समझ में आ रहा है ना? 6 अंक का ही वो होता है। कितना अंक का होता है? 6 अंक का। और इसमें याद रखना है कि डाक सूचक अंक जो होता है, जिसको हम लोग पिन कोड कहते हैं, तो कौन सा अंक है जो जिले से संबंधित है? किससे संबंधित है? जिले से। जिला मतलब आपके कोड को देख करके कोई व्यक्ति समझ सकता है कि यह किस जिला का लड़का है। तो याद रखिएगा कि डाक सूचक अंक में पिन कोड में कौन सा अंक है जो जिले से संबंधित है? तो तीसरा अंक जो होता है ना, कौन सा अंक? तीसरा। जैसे कि आपका पिन कोड जैसे अगर 84 72 40 है ना, तो 40 है तो 84 72 40 है, तो 84 72 तो तीसरा स्थान पर 7 आया, तो वो 7 से पकड़ लेगा कि वो जो है आपको किस जिला से है। बात समझ में आ रहा है? किस जिला से है। तो ये सब आपको समझना है। याद रखिएगा कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वीवीआई कर लीजिए सबसे पहले कि पिन कोड का जो तीसरा अंक होता है वह किसको इंगित करता है? जिला को। जिला को। अगर उसी को ऐसे घुमा देगा जैसे ये प्रश्न घुमाया है कि पिन कोड का जो कौन सा अंक है जो जिले को प्रदर्शित करता है, तो तीसरा अंक है। या अगर ऐसे पूछ दे कि पिन कोड का तीसरा अंक क्या चीज बताता है? जिले को। ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ? इस प्रश्न को भी वीवीआई कर लीजिए। भारत में स्पीड पोस्ट का जो आरंभ हुआ है वो आपको हुआ है 1986 में। कब हुआ है? 1986 में। भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ है? 1986 ईस्वी में हुआ है। भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ है? 1986 में हुआ। और ये पिन कोड का तीसरा अंक किसको निर्धारित करता है? जिला को। जिला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए? डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और जिला के जो सबसे हेड अधिकारी होते हैं उसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसका फुल फॉर्म हो गया ना, हिंदी में बोलते हैं। बताइए। अगला प्रश्न है आपका, यह भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। यह भी प्रश्न आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत में निर्मित पहला परमाणु पनडुब्बी, भारत में निर्मित पहला परमाणु पनडुब्बी है तो कौन सा परमाणु पनडुब्बी है? तो बोलिए INS अरिहंत है। अरिहंत बोलिए। अरिहंत क्या नाम है? अरिहंत। बिल्कुल, INS अरिहंत। फिर से बोलिए। INS अरिहंत। फिर से बोलिए। INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है भारत में निर्माण किया गया पहला परमाणु है। याद रखिएगा। और इस प्रश्न को भी आप लोग जो है वीवीआई कर लीजिए और फिर से समझ लीजिए कि भारत में निर्माण किया गया पहला परमाणु पनडुब्बी है। पहला परमाणु पनडुब्बी है। अब आपको हम समझिए कि परमाणु पनडुब्बी क्या होता है। ठीक है ना, और इसका क्या कार्य है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि परमाणु पनडुब्बी जो है, परमाणु पनडुब्बी, यह आपको
पहले के समय में डीजल के माध्यम से चलता था, बात समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो है इसको परमाणु ऊर्जा के माध्यम से चलाया जाता है। किसके माध्यम से? परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से ये परमाणु पनडुब्बी जो है सो चलता है। और भारत में जो सबसे पहले निर्माण हुआ ये पहला परमाणु पनडुब्बी, इसका नाम है INS अरिहंत। क्या नाम है? INS अरिहंत। देखिए, इसका कार्य होता है दुश्मनों का ठिकाना लगाकर उस पर आक्रमण करना। जैसे हम दुश्मन को, अभी आप पढ़े थे कि सेना 3 प्रकार का, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो जो जल सेना होंगे तो जल सेना जल के अंदर से ही पनडुब्बी के माध्यम से जो है तो दुश्मन का ठिकाना लगाएंगे, दुश्मन कहाँ पर छिपा हुआ है। और जहाँ दुश्मन छिपा हुआ है उसको पता लगा करके इसके बाद उसको जो है ध्वस्त करना, उस पर आक्रमण करना, ये काम है आपको पनडुब्बी का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब जो है तो समझिए एक बार पुनः कि भारत में निर्मित प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कोच रवि शास्त्री से पहले कौन कोच था? मतलब भारतीय क्रिकेट टीम में जो अभी मौजूदा, मतलब अभी वर्तमान में जो कोच है उसका नाम है रवि शास्त्री। क्या नाम है? रवि शास्त्री। और जब रवि शास्त्री नहीं थे तो उससे पहले कौन थे? प्रश्न आपको ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, रवि शास्त्री से पहले जो थे ना वो अनिल कुंबले जी थे। कौन थे? अनिल कुंबले। बहुत ही फेमस क्रिकेटर सब था, अभी तो उनका नाम बहुत कम सुनने को मिल रहा है, लेकिन अनिल कुंबले बहुत फेमस क्रिकेटर थे, याद रखिएगा। तो जब रवि शास्त्री कोच नहीं थे तो इससे पहले कौन थे? अनिल कुंबले थे। भारतीय क्रिकेट टीम में जो वर्तमान में रवि शास्त्री जी हैं, तो रवि शास्त्री से पहले जो है सो कौन थे? अनिल कुंबले। देखिए, लेकिन ये प्रश्न जो 36 नंबर है ये अब करंट नहीं रह चुका है, क्योंकि ये प्रश्न पुराना हो गया है और ये जो पूछा गया है 2018 में ही पूछा गया है। तो इसलिए इस प्रश्न को आप लोग कट कर देंगे, इस प्रश्न को आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं याद करेंगे, ठीक है। वैसे करंट के माध्यम से अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा याद रखने के लिए इस तरह से समझिए, अगर पूछ दे कि किसी समय में रवि शास्त्री से पहले कौन थे तो अनिल कुंबले हो जाएगा, ठीक है। फिर भी इस प्रश्न को छोड़ करके चलिए, 99% है चांसेस है कि नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, बोलिएगा। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये आपको अहमदाबाद में, कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? देखिए, विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला, इस प्रश्न को भी व्याख्या कीजिए। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन थे? तो उस व्यक्ति का नाम है आर्थर एस। क्या नाम है? आर्थर एस। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति। अब अश्वेत व्यक्ति के बारे में जरा समझिए। अश्वेत, श्वेत मतलब उजला, और अश्वेत मतलब जो उजला नहीं है। तो जो उजला नहीं है वो काला है ना, और काला किसको कहा गया है? भारतवासी को अंग्रेज लोग क्या कहता था? काला। तभी तो गीत में है, काले गोरे का भेद नहीं दिल से हमारी नाता है। काले गोरे का भेद नहीं दिल से हमारा नाता है। तो काला और गोरा अपने आप को कहता था अंग्रेज, इसलिए याद रखिएगा। अश्वेत, श्वेत मतलब हो गया आपको उजला, और अश्वेत का मतलब जो उजला नहीं है। तो जो उजला नहीं है मतलब ये पहले था अंग्रेज का व्यक्ति, लेकिन अंग्रेज का व्यक्ति के बारे में नहीं पूछ रहा है आपसे कह रहा है अश्वेत। अश्वेत का मतलब भारतीय, अश्वेत का मतलब भारतीय। तो बताइए कि विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला जो प्रथम अश्वेत व्यक्ति था वो कौन था? आर्थर एस था। कौन था? आर्थर एस था। अगला प्रश्न है, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह कहे या राष्ट्रीय प्रतीक कहे, बात बराबर है। याद रखिएगा कि जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ईगल है। क्या है? ईगल। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईगल। ईगल, ईगल, ईगल को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए आप? ईगल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बताइए? ईगल का हिंदी आपको गरुड़ होता है। क्या होता है? गरुड़। गरुड़ होता है, याद रखते। बताइए कि जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईगल। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईगल। चलिए अब बताइए कि विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाली प्रथम
अश्वेत व्यक्ति कौन था? आर्थर एस। कौन था? आर्थर एस। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन था? आर्थर एस। और जर्मनी का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल है। ईगल को हिंदी में क्या कहते हैं? गरुड़। क्या कहते हैं? गरुड़। चलिए, तो जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक याद हो गया। अब आप लोग जरा भारत के राष्ट्रीय पशु को भी जरा जान लीजिए। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, मतलब भारत का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ है। क्या है? बाघ। और बाघ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये तो पता होगा। टाइगर कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर है, बिल्कुल। और जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ईगल। चलिए, अब जो है अगला प्रश्न है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है 9.46 गुणे 10 का पावर 12 किलोमीटर। क्या होता है? 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। और देखिए बच्चा इस प्रश्न में बहुत ज्यादा फंसता है, क्योंकि कभी प्रकाश वर्ष पूछ देता है तो कभी पारसेक पूछ देता है। पारसेक में और प्रकाश वर्ष में थोड़ा सा अंतर आता है, इसीलिए आप लोग क्या कर लीजिए, इसको भी VVI कर लीजिए। तो बताइए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने? 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अगला है, श्वास की ध्वनि की तीव्रता। श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है? याद रखिएगा, श्वास की ध्वनि की तीव्रता मतलब आप जो सांस ले रहे हैं तो उसमें भी कुछ आवाज निकल रहा है। आप रात को जब सोते हैं उस समय थोड़ा सांस खींच करके देखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अभी दिन का वातावरण अशांत है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो आप जो सांस लेते हैं तो उससे साउंड आता है कि नहीं आता है? आता है। तो बताइए कि उसकी ध्वनि की तीव्रता कितनी है? तो 10 डेसिबल है। कितनी है? 10 डेसिबल है। सांस की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 10 डेसिबल। चलिए अगला प्रश्न है, न्यूटन ने न्यूटन ने कितने गति नियम दिए हैं? तो याद रखिएगा, न्यूटन 3 गति नियम दिए हैं। न्यूटन जो है सो कितने गति नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं। ठीक है, बात समझ गए ना? तो बताइए कि न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या था? प्रत्येक की क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया के बराबर होता है। बताइए कि न्यूटन के कितने नियम है? 3। चलिए अगला है, 1 मीटर निम्न गजों की संख्या कितने के बराबर होता है? मतलब 1 मीटर बराबर कितने गज के बराबर होता है? तो 1.09 गज के बराबर होता है। 1 मीटर गजों की संख्या के बराबर मतलब कि 1 मीटर बराबर कितना गज होता है? तो याद रखिएगा 1 मीटर बराबर 1.09 गज होता है। बोलिएगा जरा। 1 मीटर बराबर 1.09 गज होता है। बिल्कुल, 1 मीटर बराबर 1.09 गज होता है। बिल्कुल। और न्यूटन के कितने नियम? 3। चलिए अगला प्रश्न है, लक्स किसकी इकाई है? ठीक है, तो लक्स जो है आपको, लक्स प्रदीपन की इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीपन की इकाई है। लक्स किसकी इकाई है? प्रदीपन की इकाई है। प्रदीपन की इकाई है। इसके बाद जो 46 नंबर प्रश्न है उसको आप VVI कर लीजिए पहले, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पीको का अर्थ क्या होता है? देखिए पीको का अर्थ होता है 10 का पावर -12। पीको का अर्थ क्या होता है? 10 के पावर -12। 10 का पावर -12 जो होता है वो 1 पीको के बराबर होता है। याद रखिएगा 1 पीको बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12। 10 के पावर -12। चलिए इसके बाद है एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर क्या मापता है? बताइए। एक्टिनोमीटर जो है विकिरण मापता है। एक्टिनोमीटर क्या मापता है? विकिरण। एक्टिनोमीटर क्या मापता है? विकिरण मापता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये प्रश्न है आपको याद रखने वाला है, तो इसको भी VVI कर लीजिए, क्योंकि मीटर से जुड़ा हुआ बहुत सारा पूछता है आपको। एक्टिनोमीटर जो है आपको विकिरण को मापता है। किसको मापता है? विकिरण को मापता है। अगला प्रश्न जो है ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसका यूज आप लोग पूरे दिन करते रहते हैं। नहीं, मोबाइल में जैसे इधर उधर जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं, तो हम लोग सेल्फी क्या से लेते हैं? कैमरे से लेते हैं ना। तो कैमरा का आविष्कार किसने किया? बताइए। कैमरा का आविष्कार जो है निप्से ने किया है। किसने किया है? निप्से ने। कैमरा का आविष्कार किसने किया है? निप्से ने किया है। प्रश्न कैसा लगा? अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, क्योंकि कैमरा का यूज हम लोग करते तो है लेकिन पता नहीं था कि कैमरा का आविष्कार किसने किया। तो आज से आप लोग याद रख लीजिएगा कि कैमरा का आविष्कार निप्से ने किया। किसने किया है? निप्से ने। अब आपका लास्ट 2 प्रश्न बचा हुआ है, तो इसको भी समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कुछ नहीं करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग देख के छोड़ देते हैं। आइए, किसने पैराशूट, आप देखिए पैराशूट के बारे में भी आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं तो देखे जरूर होंगे। पैराशूट क्या होता है बताइए, आप बताइए पैराशूट क्या होता है। चलिए आप बताइए, अभी मोबाइल बहुत चलाते हैं। पैराशूट जो होता है आपको, जैसे कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में हम उड़ रहे हैं और वायुयान दुर्घटना हो गया मान लीजिए, तो किसी तरह के खतरे की स्थिति में वो जब हम पहन लेंगे, अपने बॉडी में लगा लेंगे ना, तो उससे आसानी से आप धरती पर लैंड कर जाएंगे।
वो एक तरह से समझिए फूकना जैसे होता है, मतलब उसमें हवा भर जाता है और हवा भर जाने के बाद आप धीरे धीरे लैंड कर जाते हैं धरती पर बिना कोई दुर्घटना के। उसी को कहता है पैराशूट। क्या कहता है? पैराशूट। पैरा कमांडो, कमांडो के बारे में सुने हैं ना, पैरा कमांडो, तो वही तो पैरा कमांडो होता है जो उड़ता रहता है। बात समझ में आना। तो किसने पैराशूट का आविष्कार किया था? तो लेनोमेंट। किसने? लेनोमेंट। किसने पैराशूट का आविष्कार किया? लेनोमेंट ने किया। अच्छा, अगला प्रश्न है, किस वर्ष वाटसन एवं क्रिक ने किस वर्ष वाटसन एवं क्रिक ने किस वर्ष वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना, किसकी संरचना? डीएनए की संरचना। लास्ट प्रश्न बचा हुआ है, किस वर्ष वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की? तो याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। किस वर्ष वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की है? 1953 ईस्वी में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।